बस से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक उन लोगों को बस के ऊपर किसी की लाश दिखाई देती है। और इस घटना के कुछ दिन बाद बहुत सारे लोग मिसिंग भी होने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार उस बस में वो लाश कहां से आई और लोग ऐसे मिस्टीरियस तरीके से लापता कैसे हो रहे हैं, यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। दोस्तों, इस कहानी के एंड में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही सुंदर पहाड़ों से और यहीं पर हम एक बस स्टैंड को देखते हैं, जहाँ से दो लोग इस बस में चढ़ते हैं। फिर वो बस पहाड़ों के रास्ते से होते हुए निकलती है। इस तरह से वो बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक ऐसे चलते चलते उस बस से बहुत ही तेजी से आवाज आती है। ड्राइवर और कंडक्टर को लगता है कि बस का टायर फट गया होगा, इसीलिए वो नीचे उतरकर टायर को चेक करते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि सभी टायर तो बिल्कुल भी ठीक है। तो फिर उन्हें आवाज कहाँ से आई? तभी अचानक एक औरत बहुत ही जोर से चिल्लाती है और उस औरत की चीख सुनकर सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। वो औरत सभी लोगों को ऊपर देखने के लिए कहती है और जब ये सभी लोग ऊपर देखते हैं तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर बस के छत पर किसी की लाश होती है। खैर, अब उसके बाद ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम जॉन नाम के बंदे के पिताजी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा नाराज दिख रहे थे। जॉन के सिस्टर की कल शादी है, जिस वजह से उन लोगों ने आज पार्टी अरेंजमेंट की है, लेकिन जॉन अभी तक घर नहीं आया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन नाम का इंस्पेक्टर अपनी जॉब के कारण फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से जॉन के पिताजी उससे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं और जॉन की वाइफ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही है। फिर हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ उसे कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि जॉन तो अपना फोन जीप में ही भूल गया था। खैर, उसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में अपने हाथों पर टाके लगा रहा होता है। जॉन को ये चोट पिछले केस के दौरान आई थी। उसके बाद जॉन अपने साथी के साथ इस मिशन के बारे में डिस्कस करने लगता है। ये मिशन किसी मोहन नाम के एक आदमी को लेकर था, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है। खैर, अब जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। वहाँ पर वो थोड़ा काम करने के बाद अपने कपड़े बदलकर घर की तरफ निकलता है, लेकिन वहाँ पर जाते वक्त जॉन का ऑफिसर उसे अभी अभी हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है। इसीलिए जॉन रास्ते में से ही एक्सीडेंट वाली जगह से होते हुए घर पर जाने का सोचता है और जब जॉन जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे कमिश्नर का कॉल आता है। कमिश्नर जॉन से कहता है कि मोहन के केस को बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करो, क्योंकि ये केस बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस केस को सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। खैर, अब उसके बाद जॉन उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और वहां के ऑफिसर से एक्सीडेंट की सारी जानकारी लेता है। ऑफिसर जॉन को बताता है कि मरने वाले का नाम रेजी था और शायद बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो इस बस से टकरा गया होगा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जॉन उस ऑफिसर को ड्राइवर और कंडक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और फिर वहां से अपने घर पर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद अपने पिता के साथ उसकी थोड़ी खटपट हो जाती है, क्योंकि वो घर पर बहुत ज्यादा लेट आया था और अपनी बहन का फंक्शन भी उसने अटेंड नहीं किया। इसलिए अब जॉन के पिताजी उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन उन्हें कुछ नहीं कहता और सीधा अपनी बहन के पास चला जाता है। जॉन की बहन जॉन को देखते ही उसका एक फोटो लेती है और उसकी बहन को ऐसे कैमरे में अक्सर फोटो लेना बहुत ज्यादा पसंद है। खैर, अब उसके बाद जॉन अपनी वाइफ के पास जाता है और उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा नाराज थी। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जॉन की बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही है। यहाँ पर जॉन की वाइफ उसे अपने स्टूडेंट से मिलवाती है, लेकिन तभी अचानक जॉन के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो फंक्शन को बीच में ही छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों जॉन को कल रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए पुलिस स्टेशन में जाना था और इस तरह से वो अपनी बहन की शादी को छोड़कर चला जाता है। अब पुलिस स्टेशन में आने के बाद ऑफिसर फेलिक्स जॉन को कल रात वाले एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें कि बाइक पर रेजी के साथ प्रकाश नाम का एक और बंदा बैठा है, लेकिन एक्सीडेंट में सिर्फ रेजी की ही लाश मिली है। आगे फेलिक्स ये भी बताता है कि प्रकाश एक स्कूल टीचर था। रेजी और प्रकाश ये दोनों रियल एस्टेट का बिजनेस किया करते थे। ये दोनों एक फाइनल डील करने के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जॉन फेलिक्स को रेजी की कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है।
अब रेजी की कॉल हिस्ट्री देखने के बाद मुनार से किसी अनिल नाम के बंदे का लास्ट कॉल आया था और फिर उसके बाद जॉन और फेलिक्स मुनार में अनिल के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अनिल बताता है कि कल रात रेजी और प्रकाश उसके साथ डील फाइनल करके यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन तभी मुझे रेजी का चश्मा मिला, इसलिए मैंने रेजी को कॉल करके बताया कि तुम्हारा चश्मा यहीं पर रह गया है। रेजी ने मुझे कहा कि मैं अपना चश्मा लेने के लिए वापस आ रहा हूँ और उसके बाद वापस आते वक्त रास्ते में रेजी और प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जॉन को कुछ खास सुराग नहीं मिलता, इसीलिए अब जॉन सुराग ढूंढने के लिए फेलिक्स को बस के सभी पैसेंजर से वीडियो और फुटेज मंगाने के लिए कहता है जो उन लोगों ने उस रात ली थी। फिर यहाँ पर जॉन उन सभी वीडियोस को और फुटेज को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे इसी वीडियो में एक ट्रक दिखाई देता है और ट्रक के नंबर की मदद से जॉन ट्रक के मालिक के पास पहुंच जाता है। इस ड्राइवर का नाम है पोंगरिया। जॉन को लगता है कि इसी ने प्रकाश को उड़ाया होगा, इसलिए जॉन पोंगरिया को पकड़ने के लिए किसी के फ्यूनरल में पहुंच जाता है, जहां से जॉन उसे उठाकर सीधा अपने पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। अब यहाँ पर शुरुआत में पूछताछ करने पर पोंगरिया एक्सीडेंट की बात नहीं मानता और झूठ बोलने लगता है। तभी जॉन उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें उसने रेजी और प्रकाश को टक्कर मारी थी और ये देखकर पोंगरिया जॉन को सब कुछ सच बताने लगता है कि मेरा उस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ देखकर मैं डर गया और इसी वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। साथ ही साथ पोंगरिया बताता है कि मैंने प्रकाश को वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि मैं डर गया था और मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है। अब यहाँ पर जॉन पोंगरिया को जाने देता है और फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक करने लगता है। तो इस बार जॉन को बोलेरो का एक ट्रक दिखाई देता है। इसका मतलब पोंगरिया के जाने के बाद कोई वहाँ पर आया था जिसने कि प्रकाश को किडनैप कर लिया। अब जॉन उस ट्रक का भी नंबर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बिना रजिस्टर वाला नंबर का ट्रक है। उसके बाद जॉन अपने सभी बोलेरो ट्रक के नंबर चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी बिना रजिस्टर वाला ट्रक नहीं मिलता। अब उसके दूसरे सीन में हम एक छोटे से बच्चे को सड़क पर देखते हैं जो कि किसी से लिफ्ट मांग रहा होता है। उस बच्चे को कोई लिफ्ट नहीं देता, लेकिन तभी वहाँ पर एक बोलेरो ट्रक आकर उस बच्चे के सामने रुक जाता है। बच्चा उस ट्रक का दरवाजा खुला देखकर लिफ्ट समझकर अंदर बैठ जाता है। इस बच्चे का नाम होता है सुबील। अब बहुत ज्यादा देर होने के बाद भी वो बच्चा अपने घर पर नहीं पहुँचता, इसलिए उसके पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस भी उस बच्चे की तलाश शुरू कर देती है। अब उस क्राइम स्पॉट पर जॉन आता है और फेलिक्स को सभी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उस लड़के सुबिन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके अगले दिन शाम को जॉन के पास कांस्टेबल राजन का कॉल आता है। वो बताता है कि लिजो की आंटी सेंट पीटर नाम के चर्च में आई हुई है। इस चर्च में 7 दिन का एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ 4 दिन के लिए आई है। लगता है कि लिजो और मुन्नू इसी कैंप में है, इसीलिए जॉन और फेलिक्स उस चर्च में पहुंच जाते हैं और यहाँ के फादर से लिजो और मुन्नू के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ के फादर कहते हैं कि ऐसे नाम वाले लोगों को हम जानते नहीं। उसके बाद जॉन फादर को लिजो और मुन्नू की फोटो दिखाता है। तब जाके चर्च के फादर बताते हैं कि हाँ, ये लोग यहाँ पर है तो सही, लेकिन इन लोगों ने अपना नाम चेंज करके रखा हुआ है। फिर जॉन लिजो और मुन्नू को पकड़ने के लिए उन्हें हथकड़ी पहना देता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इससे बचकर भागने लगते हैं, जहाँ पर जॉन की इन दोनों से बहुत ही जबरदस्त फाइट हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान जॉन को लिजो पीछे से सर के ऊपर एक ट्यूबलाइट मार देता है, जिस वजह से जॉन के सर से बहुत बुरी तरीके से खून निकलने लगता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आखिरकार जॉन उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आता है। यहाँ पर जॉन उन दोनों को बहुत मारता है और उनसे पूछताछ भी करता है, लेकिन जॉन को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी जॉन को एक कॉल आता है और जॉन जैसे वो कॉल उठाता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जॉन को सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जॉन की फैमिली भी आती है, जहां पर जॉन के पिता को डॉक्टर बताते हैं कि जॉन अब लेफ्ट ईयर से सुनने की एबिलिटी खो चुका है और राइट ईयर से भी वो सिर्फ 20% ही सुन सकता है। अब ये बात जानने के बाद जॉन का परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने ये बताते हैं कि जॉन ईयरबड का इस्तेमाल करके 40 से 50% सुन सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन का डिपार्टमेंट उसे 1 महीने के लिए लीव पर भेज देता है और इसी छुट्टियों के दौरान
जॉन अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पर वो अच्छे अच्छे मोमेंट क्रिएट करता है और अपने फैमिली के साथ समय बिताता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरोज नाम की लेडी लोगों के घर पर जाकर डोनेशन के रूप में कुछ पैसे मांगती रहती है। ऐसा करते करते वो एक घर में पहुंच जाती है जहाँ पर हमें वही ट्रक दिखाई देता है जो कि क्रिमिनल ने पहले यूज किया है। और दोस्तों अगले ही दिन हमें ये न्यूज पता चलती है कि सरोज बिल्कुल भी लापता है। अब यहाँ पर पिछले ही 2 केस सॉल्व नहीं हुए थे, अब ये तीसरा केस। इस वजह से कमिश्नर के ऊपर मीडिया का काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं जॉन कमिश्नर के पास आकर फिर से ज्वाइन करने की बात कहता है, लेकिन कमिश्नर उसे रोकते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। जॉन कहता है कि सर ये मेरा लास्ट केस हो सकता है क्योंकि मैं अपनी सुनने की काबिलियत खोता जा रहा हूँ, इसलिए इस केस की फाइल को मैंने ही ओपन किया था और इसे सॉल्व भी मैं ही करूंगा। अब कमिश्नर भी इस बात के लिए मान जाते हैं और उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब उसके बाद जॉन फेलिक्स के साथ जो औरत लापता हुई थी सरोज, उसकी डिटेल्स लेता है। दोस्तों जॉन को सुनने में अभी भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपने पास एक रिकॉर्डर रखता है जिससे कि वो सामने वाले की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके और फिर बाद में उसे अकेले में सुन सके। जॉन फेलिक्स को सरोज की फोटोज की प्रिंट निकाल कर देता है और सभी जगहों पर सर्कुलेट करने के लिए कहता है। अब कुछ देर के बाद इन लोगों के पास कॉल आता है और ये सरोज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और ये कॉल वहीं से आया था जहाँ से सरोज डोनेशन मांगने के लिए गई थी। अब जॉन इन लोगों के घर पर जाकर पूछताछ करता है तो ये लोग बताते हैं कि सरोज नाम की लेडी हमारे यहाँ पर डोनेशन मांगने के लिए आई थी और उसके बाद वो सामने वाले घर पर गई, लेकिन वहाँ से वो कहाँ पर गई ये हमें पता नहीं। फिर जॉन उन लोगों को उस ट्रक की फोटो दिखाता है जिसे देखने के बाद वो औरत बताती है कि ये ट्रक तो सामने वाले घर का है जिसमें कुछ मजदूर लोग रहते हैं। उसके बाद फेलिक्स सामने वाले घर से मालिक से मिलकर बात करता है तो वो आदमी बताता है कि उसने घर किसी गैलेक्सी नाम के एक एजेंसी से रेंट पर लिया है। अब उसके बाद ये लोग गैलेक्सी एजेंसी तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों को पता चलता है कि इनके पास ऐसे 2 ट्रक है जिसमें से एक ट्रक के राइट साइड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अब ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि हर एक ट्रक पर लेफ्ट साइड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और इस वजह से जॉन को इन पर शक हो जाता है कि हो ना हो ये ट्रक वही है। जिसके बाद जॉन एजेंसी के मालिक से पूछता है कि ये ट्रक चलाता कौन है, तो वो बताता है कि इस ट्रक को वेंकट नाम का एक मजदूर चलाता है, पर वो अभी मेरे भाई के साथ चेन्नई में एक ट्रक को बेचने के लिए गया हुआ है। अब उसके बाद जॉन एजेंसी के मालिक को वेंकट के घर लाता है जहां पर जॉन को लैंप पर थोड़ा सा खून दिखाई देता है, इसलिए वो वहां पर तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को आने के लिए कहता है और फॉरेंसिक टीम वहां पर आकर सारे टेस्ट करती है। अब एजेंसी के मालिक से वेंकट के बारे में और ज्यादा पूछने पर वो बताता है कि प्रसाद नाम के एक आदमी ने वेंकट को हमारे यहाँ पर काम पर लगाया था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी खराब चल रही है, इसीलिए वो अपने गांव पर गया हुआ है। अब जॉन उस मालिक को लेकर प्रसाद के यहाँ पर पहुँचता है। प्रसाद बताता है कि वेंकट इसके बड़े भाई का बेटा है, उसने बचपन में ही पोस्टमार्टम होते हुए देखा था, इस वजह से उसको डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी। वेंकट की एक छोटी बहन भी थी और वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी और एक बार तो वेंकट ने हद ही पार कर दी। एक बड़े जानवर के ब्रेन को निकालकर वो उस पर स्टडी करने लगा ताकि वो बड़ा होकर MBBS की डिग्री हासिल कर सके, लेकिन वेंकट को लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए वो हाउस सर्जन का काम करने लगा। ऐसे ही एक दिन एक लड़की को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी और वेंकट ने उसका इलाज किया, लेकिन वेंकट के ट्रीटमेंट के बाद उस लड़की की मौत हो गई, जिस वजह से वेंकट को 5 साल की जेल हो गई। और जब वेंकट जेल में था तो उसकी बहन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसी में उसकी बहन भी चल बसी। जब वेंकट अपनी सजा काट कर पूरी तरीके से बाहर निकला तब वो प्रसाद के यहाँ पर आकर मजदूरी करने लगा। अब ऐसे ही एक दिन वेंकट और प्रसाद मुन्नार से आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें किसी की बॉडी दिखाई दी। जब इन दोनों ने उसे चेक किया तब वो जिंदा था और ये वही प्रकाश है जिसे लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही प्रकाश की मौत हो गई। उसके बाद वेंकट प्रकाश की बॉडी को खाली घर पर ले गया और 2 दिन तक वेंकट काम पर नहीं आया, वो गायब हो गया और उसी समय प्रसाद को वेंकट पर शक हो गया, इसीलिए वो वेंकट के घर पर जाकर झांक रहा था तो उसने देखा कि वेंकट एक बच्चे की बॉडी को सर्जिकल नाइफ से काट रहा है। अब यहाँ पर जॉन और उसकी टीम को ये सारी बातें पता चलती है तो इसी बीच प्रसाद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से जॉन फेलिक्स को प्रसाद को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए जॉन एजेंसी के मालिक को अपने साथ ले जाकर राजन के यहाँ पर छोड़ देता है और रास्ते में जॉन को कॉल आता है और वो बताते हैं कि प्रसाद को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे अब ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।
अब यहाँ पर जॉन इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग सुनता है। फिर जॉन मलिक से पूछता है कि अब तक तुम लोगों ने कितने बोरवेल बंद किए हैं। मलिक बताता है कि अब तक हमने 3 बोरवेल बंद किए हैं। तब जॉन को पता चलता है कि अब तक 3 लोग मिसिंग हुए हैं और इन लोगों ने 3 बोरवेल को बंद किया है। बोरवेल को बंद करने की डेट और मिसिंग की डेट मैच हो रही है और फिर पता चलता है कि मिसिंग होने के 2 दिन बाद ही उस बोरवेल को बंद किया गया है। तो अब यहाँ पर जॉन समझ जाता है कि वेंकट ने उन लोगों की बॉडीज को इन बोरवेल के अंदर ही दफना दिया होगा। फिर क्या था, जॉन उन गड्ढों की जांच पड़ताल करने के लिए कहता है और उन तीनों बोरवेल से उन 3 मिसिंग लोगों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसमें से वो छोटे बच्चे सुबीन के बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। अब इसके बाद फेलिक्स जॉन को एक बात बताता है जिसे सुनकर पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर फेलिक्स बताता है कि उसने बैन हुए डॉक्टर्स की लिस्ट निकाली, लेकिन इसमें तो वेंकट का नाम ही नहीं है। वेंकट की जगह पर यहाँ पर प्रसाद का नाम है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, यानी कि वो सीरियल किलर वेंकट नहीं बल्कि प्रसाद है। अब यहाँ पर जॉन तुरंत ही राजन को कॉल करके प्रसाद के रूम को चेक करने के लिए कहता है। जब राजन प्रसाद के रूम को चेक करता है तो प्रसाद वहाँ से मिसिंग होता है। जैसे ही राजन कॉल कट करता है तो प्रसाद पीछे से आकर राजन को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि राजन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद जॉन खुद प्रसाद को चेक करने के लिए हॉस्पिटल आता है और यहाँ पर प्रसाद राजन का पोस्टमार्टम करने ही वाला था, लेकिन तभी उसी समय पर जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो प्रसाद को रोकता है और यहाँ पर प्रसाद और जॉन के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। अब यहाँ पर प्रसाद जॉन को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और उसके बाद प्रसाद जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन जख्मी होने के बाद भी जॉन प्रसाद का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है और फाइनली जॉन प्रसाद को जान से ही मार देता है। प्रसाद को मारने के बाद जॉन भी वहाँ पर जंगल में बेहोश हो जाता है, लेकिन लकीली फेलिक्स वहाँ पर पहुँचता है और जॉन को ढूंढ लेता है। उसके बाद जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके थोड़े दिन बाद हम देखते हैं उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है और जॉन यहाँ पर कमिश्नर को इस केस की क्लोजिंग फाइल सबमिट करता है। अब ये केस सॉल्व हो गया ये देखकर कमिश्नर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो जॉन को एक और केस सौंप देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।